साइड पे चला जा। ठीक है, मैंने फाइल स्टॉप भेजा है, शेयरिंग उसमें कर। देखो। रुको मैं शेयर कर रही हूँ। चलो दिखा। हाँ, दिख रहा है, दिखा। दिख रहा है। चलो शुरू करो। इस वक्त शुरू करो। हाँ, 100 में तो शेयर करें। ठीक है। फर्टली प्रिजर्वेशन, ये फर्स्ट पेपर पूरा जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, लिखना नहीं है। एक्चुअल मैनेजमेंट शुरू होता है। तो फर्स्ट पेपर में क्या है, समीर, कैंसर एनकाउंटर इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मेल फीमेल में ब्रेस्ट ओवरी, मेल में टेस्टिकुलर ट्यूमर्स, बोन ट्यूमर्स, सॉलिड मैलिग्नेंसीज, ल्यूकेमिया, लिम्फोमास है। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फर्टिलिटी, एक डिजीज पर से है, एंड ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, क्यूमुलेटिव डोसेस, cranial radiation, testicular radiation, ऐसा, and pre-disease fertility status of the patient. What is the mechanism pathways which influences fertilities? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस इन्फ्लुएंस हो सकता है, नहीं तो ये एनोरेक्सिया कैक्सिस सिंड्रोम की वजह से इन्फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकता है, साइकियाट्रिक इलनेस, और कीमोथेरेपी और रेडिएशन डायरेक्टली अफेक्टिंग द जर्मलाइन एपिथेलियम ऑफ द गोनाड्स। ठीक है। Measured by measuring serum levels of FSH, AMH and estradiol, and कीमोथेरेपी कैसा करता है, ओवरी पे कैसा इफेक्ट है और टेस्टिस पे कैसा इफेक्ट है। इन बोथ ओवरी एंड टेस्टिस इट कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। सो इन बोथ टेस्टिस एंड ओवरी अगेन मैक्सिमम इफेक्ट इज सीन बाय अल्कलाइटिंग एजेंट्स, वेरएज विंका टैक्सन से कम इफेक्ट रहता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, ओवरी में वो ग्रोइंग फॉलिकल जो है वो महीने महीने जो होता है, इट कॉजेस अपोप्टोसिस ऑफ द ग्रोइंग फॉलिकल्स। बट वेरएज रेस्टिंग फॉलिकल जो है, कीमोथेरेपी ड्रग्स क्या करता है, दे एक्टिवेट दिस रेस्टिंग फॉलिकल्स एंड सब्सिक्वेंट अपोप्टोसिस, देयर बर्नआउट इफेक्ट पूरा जल जाता है, वो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट से जो कुछ भी रेस्ट फॉलिकल से पूरा बर्नआउट हो जाता है। ठीक है। रेडियोथेरेपी का इफेक्ट क्या है, यूट्रस पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ रेडिएशन वैस्कुलरिटी पूरा कम हो जाएगी, फाइब्रोसिस होगी, मायोमेट्रियल फाइब्रोसिस हो जाएगी। टेस्टिस पे क्या है, टेस्टिस इज वेरी सेंसिटिव। इसमें क्या है, 0.1 ग्रे ऑफ रेडिएशन से भी क्या है, हिस्टोलॉजिकल चेंजेस होता है। 0.1 टू 0.2 ग्रे क्या होता है, रिवर्सिबल डैमेज होता है। ग्रेटर देन 2 ग्रे इरिवर्सिबल डैमेज होता है। क्या क्या इफेक्ट होता है, वन, रेडिएशन डायरेक्टली डैमेजिंग द जर्नल एपिथेलियम। टू, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो रहता है ना, एजैकुलेटेड ड्रग्स, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, वो पूरा रहता है ना, इट डैमेजेस द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तीसरा क्या है, पेल्विक नर्व पूरा फाइब्रोस हो जाता है इससे। ठीक है। नाउ द एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट्स। फर्स्ट, कैंसर डायग्नोस हुआ एक पेशेंट को, जब डायग्नोस होता है, एवरी पेशेंट शुड बी ऑफर्ड द फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का ऑप्शन देना है। ये विलिंग नहीं है तो डायरेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो कीमोथेरेपी, अगर विलिंग है तो फर्टिलिटी टीम के पास भेजना है, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के पास भेजना है। और मेल में क्या ऑप्शंस रहता है, फीमेल में क्या ऑप्शंस रहता है। मेल में फर्टिलिटी स्पेयरिंग ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन है, और स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोजैकुलेशन अंडर सेडेशन, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन, रेडिएशन गोनाडल शील्डिंग, वाइब्रेटरी स्टिमुलेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन। फीमेल में भी सेम ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा है क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ ओवा और ओवरी और एम्ब्रियोस और आईवीएफ। ठीक है। रेडिएशन शील्डिंग ऑफ ऊफरेक्सी। फीमेल में फर्स्ट क्या कर सकते हैं, फर्टिलिटी स्पेयरिंग ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन मैंने ऐसे लेके उसको सर्वेलेंस कर सकते हैं, नहीं तो लेस रेडिकल सर्जरी, लाइक सर्विक्स में 1A 1B में वो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सर्जरी कर सकते हैं, एंडोमेट्रियम में भी कर सकते हैं। एंड एंडोमेट्रियम में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए आईयूडी देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन आईयूडी देते हैं, नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स देते हैं, और लेस साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी ड्रग्स देते हैं। और पेशेंट अगर टैमोक्सिफेन में है तो 2 साल के बाद वी कैन स्टॉप टैमोक्सिफेन टिल द पेशेंट गेट्स प्रेग्नेंट, डिलीवरी उसके बाद रीस्टार्ट कर सकते हैं। कीमोथेरेपी डिले कर सकते हैं टिल द टाइम ऑफ oocyte retrieval एंड क्रायोप्रिजर्वेशन, नहीं तो प्रोफिलैक्टिक ऊफरेक्सी कर सकते हैं रेडिएशन से पहले। और क्या कर सकते हैं, एंड ऑन्कोटाइप डीएक्स कर सकते हो, उसको कीमोथेरेपी देना या नहीं देना। तो
प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अ टॉक्सिक साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी, और फर्टिलिटी प्रोटेक्टिंग एडजुवेंट थेरेपी बोल के बोलते हैं, जो जीएनआरएच एनालॉग्स देते हैं। ठीक है। बेस्ट डाटा इज विथ आईवीएफ। आईवीएफ विथ इंट्रा साइटोप्लाज्मिक सेमिनल इंजेक्शन जो है ना, इज मोस्ट कॉमनली अडेप्टेड टेक्निक है, एंड सक्सेसफुल रेट्स भी ज्यादा है। ठीक है। बट थिंग इज आईवीएफ से क्या होता है ना, पेशेंट नीड्स ओवेरियन स्टिमुलेशन, हाँ, हाइपर ओवेरियन स्टिमुलेशन बोलते हैं, उसके लिए हाईएस्ट डोज ऑफ ईस्ट्रोजन देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है ना, ये वो फॉलिकल जर्मिनेट होना हो, उससे oocyte एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 हफ्ता लग जाता है। मीनवाइल द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ईस्ट्रोजन क्या होता है ना, ईस्ट्रोजन सेंसिटिव ट्यूमर्स बढ़ जाते हैं, लाइक ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियल। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट करने टाइमोक्सिफेन लेट्रोजोल दे सकते हैं। ठीक है। कमिंग टू क्रायो प्रिजर्वेशन, देखो नीचे मैंने 3 लिखा है, एम्ब्रियो, oocyte एंड ओवरियन टिश्यू। पहले ओवरियन टिश्यू बोलता है, ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, अभी अवेलेबल नहीं है। ये प्री प्यूबर्टल गर्ल्स को दे कर सकते हैं, जहां पे पूरा ओवरी ले सकते हैं, नहीं तो पार्ट ऑफ द ओवेरियन टिश्यू ले सकते हैं, उसको क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं, ट्रीटमेंट इज ओवर रीइम्प्लांट कर सकते हैं उसको। ठीक है, इट इज ऑन एक्सपेरिमेंटल लेवल। दूसरा है oocyte एंड एम्ब्रियो, दीज आर एस्टेब्लिश्ड टेक्निक्स है। oocyte में 2 टेक्निक्स है, अगर उसको रैपिड फ्रीजिंग करे तो को विट्रिफिकेशन बोलते हैं, स्लो फ्रीजिंग करते हैं क्रायो बोलते हैं। ये होने के बाद क्या होता है, इट इज स्पेशली फॉर जो पोस्ट प्यूबर्टल वुमेन who doesn't have husbands or partners and they are willing to preserve their oocytes. अदर वन इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या होता है, आईवीएफ विद आईसीएसए करने के बाद उसको क्रायो करते हैं। वंस द कीमोथेरेपी इज ओवर, इसको टॉइंग करके फिर इम्प्लांट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर एस्टेब्लिश्ड मेथड्स। कमिंग टू ऊफरेक्सी, ऊफरेक्सी कब करना है, नॉट एट द टाइम ऑफ प्राइमरी सर्जरी, क्योंकि वो रिपोजिशन हो जाने का चांसेस है। इसीलिए यू हैव टू डू इट जस्ट बिफोर द इनिशिएशन ऑफ रेडिएशन, सो दैट रिजल्ट्स आर इफेक्टिव। ठीक है। सर्जरी डन जस्ट बिफोर ट्रीटमेंट इनिशिएशन ड्यू टू द रिस्क ऑफ रीमाइग्रेशन। कहाँ कर सकते हैं इसको, पैराटिक गटर में, सॉरी पैराकोलिक गटर में लगा सकते हैं, एंट्री एब्डोमिनल में लगा सकते हैं, and fractionation doses are effective. GNH analogs, GnRH analogs कैसा काम करते हैं बोले तो, by inactivating the pituitary gland लेके। दूसरा है डिक्रीजेस ब्लड सप्लाई टू द ओवरी। ठीक है। मेल में 2 ही ऑप्शन है, एक है स्पर्म प्रिजर्वेशन, टेस्टिकुलर प्रिजर्वेशन। टेस्टिकुलर प्रिजर्वेशन लड़कियों की तरह ये भी एक्सपेरिमेंटल है, जहां पे एंटायर टेस्टिस नहीं लेते, पार्ट ऑफ द टिश्यू लेते हैं, क्रायो प्रिजर्व करते हैं, उसको रीइम्प्लांट करते हैं बाद में कीमोथेरेपी से, और जो पार्ट ऑफ द टिश्यू लिया है उसमें से जर्म सेल्स लेते हैं, सिर्फ जर्म सेल्स लेके फिर क्रायो करते हैं, उसको बाद में इम्प्लांट कर सकते हैं। स्पर्म बैंकिंग, नेक्स्ट है स्पर्म बैंकिंग। ये कब करते हैं, बिफोर द इनिशिएशन ऑफ थेरेपी। लगभग 3 से 4 सैंपल्स लेना है, एक एक सैंपल के बीच में 48 आवर्स गैप होना चाहिए, 3 डेज का एब्सटिनेंस होना चाहिए, वही 48 आवर्स का गैप मतलब 3 डेज का एब्सटिनेंस होना चाहिए, 2 to 3 डेज। एंड उसको काउंटर मोटिलिटी देखते हैं, अच्छा है तो आईयूए करते हैं, इम्पेयर्ड है तो आईवीएफ विद आईसीए करते हैं। ठीक है। और दूसरा मेथड्स ऑफ टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन इज इलेक्ट्रो एजैकुलेशन, टेस्टिकुलर सेमन एक्सट्रैक्शन है। मेल्स में हार्मोनल थेरेपी इज नॉट सक्सेसफुल, डू नॉट रिकमेंडेड। सो अब देखो, ये पूरा खत्म हो गया, उसका कीमोथेरेपी हो गई, सब हो गए, इम्प्लांट किया, फिर भी पेरेंटहुड कैसा होता है, मेल्स में कैसा होता है। अगर नेचुरल कंसेप्शन के लिए वेट करना है, नेचुरल हो तो अडॉप्शन, बेबी अडॉप्शन एक ऑप्शन है, नहीं तो असिस्टेड रिप्रोडक्शन, आपने हमने स्पर्म बैंकिंग किया उससे आईवीएफ आईसीए से कर सकते हैं, नहीं तो उसका टेस्टिस है इंटैक्ट है, मगर क्वालिटी एंड काउंट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इज कम है उसको। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ट्रांस टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन करके आईसीएसए कर सकते हैं, और दूसरा है डोनर स्पर्म ले सकते हैं। फीमेल में क्या कर सकते हैं, फीमेल में अक्यूट ओवेरियन फेल्यूर है, सो उसको अक्यूट ओवेरियन फेल्यूर में क्या करेंगे हम, ऑलरेडी वी हैव प्रिजर्व्ड एम्ब्रियो एंड ओवा, उसको टॉइंग करके इम्प्लांट कर सकते हैं। सेम लाइक मेल्स, इसको भी वो साइड डोनर ले सकते हैं दूसरी वुमेन से, नहीं तो एम्ब्रियो ले सकते हैं दूसरी वुमेन का। ठीक है, अडॉप्शन इज अनदर ऑप्शन। ठीक है। बाकी के यूटेराइन इनसफिशिएंसी है तो सरोगेसी कर सकते हैं। ठीक है, ये हाँ, और हो गया वो पार्ट। मैलिग्नेंट obstructive jaundice है नेक्स्ट। मैलिग्नेंट obstructive jaundice depends on, mainly depends on 3 factors: पेशेंट का परफॉर्मेंस स्टेटस, लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ये प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन है, डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टेज ऑफ द डिजीज, ऑपरेबल, इनऑपरेबल, और सॉरी बॉर्डरलाइन रेसेप्टेबल, मेटास्टैटिक। ठीक है, बिकॉज ऑपरेबल पेशेंट है तो वी हैव टू ऑपरेट इरेस्पेक्टिव ऑफ obstructive jaundice,
ओनली थ्री कंडीशंस, मतलब इंटेंस प्लूराइटिस है, कोलांजाइटिस है, रीनल इंसफिशियंसी है, तो उसको ड्रेन करते हैं। बॉर्डरलाइन रिसेक्टल में टू गिव न्यूअडजुवेंट कीमोथेरेपी, वी ब्रिज द पेशेंट बिटवीन सर्जरी एंड कीमोथेरेपी विद सेल्फ एक्सपैंडिंग मेटालिक स्टेंट। और तीसरा है मैलिग्नेंट इनॉपरेबल। इनॉपरेबल में कब, मेटास्टैटिक में वी सी द लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेस देन 6 मंथ्स या मोर देन 6 मंथ्स। लेस देन 6 मंथ्स है तो वी डू प्लास्टिक स्टेंटिंग, मोर देन 6 मंथ्स है तो सेल्फ एक्सपैंडिंग मेटालिक स्टेंट करते हैं। ऑप्शंस क्या है अपने पास? परक्यूटेनियस टेक्निक्स, पीटीबीडी है, एंडोस्कोपिक है। एंडोस्कोपी क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक स्टेंट डाल सकते हैं, सेम्स लगा सकते हैं। एंडोस्कोपिक से फोटोडायनेमिक थेरेपी कर सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन कर सकते हैं। और ये यूएस बीडी बोल के एक है, यूएस अल्ट्रासाउंड गाइडेड बिलियरी ड्रेनेज। दूसरा है, चौथा है सर्जिकल। सो मैंने बोला है ना, ये दिस इज फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिजिटल ऑब्स्ट्रक्शन। स्टेजिंग करोगे, ऑपरेबल है तो डायरेक्ट ऑपरेट करेंगे, इनऑपरेबल है तो बॉर्डर दे सकते हैं, तो मैंने बोला ना ब्रिज करके एनएससीटी करेंगे। मेटास्टैटिक है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे। अगर या एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स फेल हुआ तो वी हैव टू ऑप्शंस, परक्यूटेनियस भी कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड बिलियरी ड्रेनेज भी कर सकते हैं। तो ये पूरा वही है, सेम मैंने जो बोला वही है, बॉर्डर लाइन पैलिएटिव। नेक्स्ट पेपर में देखे तो बोला ना, व्हेन एंडोस्कोपिक प्रोसीजर इज नॉट पॉसिबल वी हैव परक्यूटेनियस टेक्निक और यूएस गाइडेड बिलियरी ड्रेनेज। उसमें कोलिडोको जेजुनोस्टमी है, हेपेटिको गैस्ट्रोस्टमी है। रेंडेवस प्रोसीजर बोलते कुछ नहीं, वो ड्यूअल प्रोसीजर है, एंडोस्कोपिक एंड परक्यूटेनियस दोनों मिला के करते हैं, कुछ ऐसा दिया हुआ है इसमें। सर्जिकल प्रोसीजर्स यूजुअली हम जब करते हैं व्हेन वी नीड मोर देन वन ड्रेनेज, लाइक बिलियरी ड्रेनेज भी करना है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के लिए भी ड्रेनेज करना है, दोनों करना है तो सर्जिकल प्रोसीजर्स करते हैं, नहीं तो एक ही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डू एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स। ठीक है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन को सेम्स के साथ डिओड्रेनल स्टेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन, हाइलर कोलैंजियोकार्सिनोमा। स्टेजिंग करेंगे पहले, करने के बाद रिसेक्टेबल है अनरिसेक्टेबल है देखते हैं। रिसेक्टेबल है तो इट डिपेंड्स ऑन द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम टू ऑपरेट और टू डू स्टेंटिंग, लाइक वही कंडीशंस, कोलांजाइटिस, रीनल फेल्यूर है, इंटेंस प्लूराइटिस है तो स्टेंटिंग करके बाद में देखते हैं। अनरिसेक्टेबल मेटास्टैटिक है तो पैलिएटिव सेटिंग में क्या करते हैं, वेदर यू सी इट इज बिस्मथ टाइप 1 टाइप 2 है, टाइप 3 टाइप 4 है। टाइप 3 टाइप 4 है तो परक्यूटेनियस ड्रेनेज करना, type 1 2 में देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, accordingly we will do that in palliative setting. The main aim is to drain more than 50% of the liver. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसमेंट 3 टाइप 4 में दोनों टाइप की, दोनों लोब का लिवर अफेक्ट है, तो हम एक स्टेंट डाल सकते हैं, मल्टीपल डाल सकते हैं, एक लोब में डालना है, दो लोब में डालना है। तो स्टडीज ने बोला है कि एक भी डाल सकते हो, मल्टीपल भी डाल सकते हो, द रिस्क ऑफ कोलांजाइटिस एक में या मल्टीपल में सेम है। ठीक है। वो भी टेक्निक्स है कैसा डालना है। इसके लिए प्रॉक्सिमल के लिए अपने पास तीन टेक्निक्स है, एक है परक्यूटेनियस टेक्निक, दूसरा एंडोस्कोपिक टेक्निक, वही एंडोस्कोपिक नासोबिलियरी ड्रेनेज, तीसरा एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड ड्रेनेज है। ठीक है, सेम लाइक ईआरसीपी। ठीक है। मल्टी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड ड्रेनेज में क्या करते हैं, दोनों मल्टीपल ड्रेन्स लगा सकते हैं टू इंक्रीज एफिकेसी टू ड्रेन मोर देन 50%। साइड बाय साइड लगा सकते हैं, एंड बाय एंड लगा सकते हैं। ठीक है। लास्ट इज फोटोडायनेमिक थेरेपी। थेरेपी, ये फोटोडायनेमिक थेरेपी क्या है, परफॉर्मर देते हैं, देने के बाद 48 आवर्स के बाद उसको लेजर करते हैं। ये परफॉर्मर क्या करता है, मालिग्नेंट सेल्स में जाके एक्यूमुलेट होता है, लेजर से उसको फायर करने के बाद अपोप्टोसिस होता है, सेलेक्टिव अपोप्टोसिस होता है, उससे रिकैनलाइज हो जाता है। एट द सेम टाइम वी कैन प्लेस द स्टेंट आल्सो इनटू दैट। ठीक है। उसका सर्वाइवल बेनिफिट है, लाइक फॉर 98 डेज से लेकर 493 डेज तक उसका सर्वाइवल बेनिफिट है, फर्स्ट आरसीटी में बताया गया है। दूसरा आरसीटी में ऑलमोस्ट 600-700 डेज का बेनिफिट है। रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन वो भी वही है, इट कैन बी डन एट द परक्यूटेनियस वे और एंडोस्कोपिक वे। अगर इसमें क्या लगाना है, सेम्स लगाना है, प्लास्टिक लगाना है। अगर बार बार आरएफए करना है तो प्लास्टिक लगाओ, नहीं तो एक बार करना है तो सेम्स लगाओ, क्योंकि बार बार करने के लिए इलेक्ट्रोड्स की वजह से, वो सेम्स है तो बगल का टिश्यू इंजरी होने का चांसेस ज्यादा है, फिस्टुला बनने का चांसेस ज्यादा है। प्लास्टिक है तो पूरा कवर रहता है ना, तो कम रहता है। वो आरएफए करने के बाद यू कैन प्लेस द स्टेंट ऑल्सो। 10 मार्क्स का है भैया। खत्म हो गया।
Okay. At present. So the question is BRCA, its role and clinical implications. So while writing this answer, we'll these are tumor suppressor genes. The chromosomal locus is BRCA1 is at 17q21, associated with risk of breast, mostly triple negative, ovarian, pancreatic, and prostate cancer. Just a second. सबको दिख रहा Okay. है क्या? मुझे तो So, नहीं दिख रहा. वो अपनी स्क्रीन वहाँ पे छोटी करके बड़ी करो, दिख जाएगा. वो चेंज होता है ना स्क्रीन शेयरिंग, तो नहीं दिखता थोड़ा सा. not visible, huh? You are visible with your mask, No. COVID mask. Okay. Okay, then in this tabular column, we'll be writing about the chromosomal locus of this BRCA gene, associated cancer risk, and by percentage, what is their lifetime risk. So I've mentioned about breast and ovary, and it's taken from NCCN 2025, version 2 2025 guidelines. So BRCA1 is located at 7q21, associated with increased risk of breast, particularly TNBC. Ovarian, it is high-grade serous ovarian carcinoma, pancreatic and prostate. In pancreatic, both exocrine and neuroendocrine association is found. In lifetime risk, breast, it is about 60 to 70%. In ovary, it is about 39 to 46, around 40%. Okay. All right, just change those. Just a second. Now, shall I continue? Hello. Okay. Continue, continue. को दिख रहा है. We are Can able you to see. Samantha, I've sent the मेरा PPT नेटवर्क थोड़ा also. खराब है ना, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा होगा. तुम कंटिन्यू Probably. करो. Okay. BRCA2, it's located on 13q12. It is associated with increased breast, especially male breast cancer, ovarian, pancreatic, prostate, and here you can mention about melanoma. And in lifetime risk, it is about 55 to 69%. Ovarian is half of that, around 20% on an average, with male breast about 8%. So male breast cancer is also associated with BRCA1, but the incidence is almost equal to average risk group or increased by slightly, 0.8 to 1.7%. So the mechanism of action, it has role in double-stranded break repair. So what and all we have to write, I'll just go through the NCCN guideline for hereditary cancer testing criteria for breast, ovary, आपको दिख रहा है ना? pancreas and prostate. Yeah. So I'll go through the cancer hereditary testing criteria for breast, ovary, pancreas and prostate where BRCA testing is implicated. So BRCA comes under the high penetrance cancer susceptibility gene in breast cancer, along with CDH1, PALB2, PTEN, STK11 and P53. So in the testing criteria, there are some general testing criteria. So there are susceptibility genes. You will follow this general for those who don't have family or personal history. This is one. And those who have personal history of cancer, and for them you have to have the following criteria. So
breast cancer in a patient diagnosed at the age less than or equal to 50 years. In any age, the indications for BRCA testing is when there is a therapeutic implication in systemic therapy option. For example, high risk HER2 negative breast cancer, and TNBCs, and where PARP inhibitor is indicated. And in pathology, TNBC patient, multiple primary breast cancer, which is synchronous or metachronous, lobular breast cancer with personal or family history of diffuse gastric cancer, male breast cancer, and Ashkenazi Jewish heritage. So, in any age with family history, here one or more family members or more than three family members. If you have one or more family close relative with any of these BRCA associated cancer should be present. That is, the breast cancer diagnosed at early age, that is less than 50 years, male breast cancer, ovarian, pancreatic, metastatic or high risk prostate cancer. If there are more than three breast or any prostate cancer of any grade, so you can come down on the other criteria if you are increasing the number of family members diagnosed with cancer. So when you apply the risk models, and if you get the probability of occurrence of cancer more than 5%, then again BRCA testing is indicated. So you may consider doing BRCA testing in personal history of cancer diagnosed at less than or equal to 65 years, not meeting any of the above said criteria. So, and personal history of cancer with any age patient with one or more close blood relative with the intermediate risk of prostate or intraductal cribriform histology and others. And probability of cancer on the risk model, that is Styrer-Krusik BRCA Pro can risk about 2.5 or to 5% probability. In low probability, that is less than 2.5%, and age of diagnosis more than 65 years, there is no documented evidence to do it, but you can consider to do it. Then, what is the general testing criteria? I think I had put it here. Anyway, we'll come across there. It is when you have a what does this criteria one tell? When you have to choose systemic treatment on the basis of that one, and if you have any proven variant or likely variant of these susceptibility genes, and there are two other criteria. We'll look into it a little later. In ovarian, all patients diagnosed with ovarian cancer, they have to be subjected to BRCA mutation. So personal history of epithelial ovarian cancer, including fallopian tube and peritoneal cancer at any age of diagnosis one. The other criteria is general testing criteria for hereditary cancer syndromes. And patients, this is the unaffected person who has a family history of cancer. That is, this unaffected individual should have an ovarian cancer relative, and it should be association as first or the second degree relative by blood, and that diagnosed cancer should be epithelial ovarian cancer. It can be fallopian and or peritoneal cancer at any age. So there is no cutoff age. So when you get probability score of more than 5% on the risk models, then again ovarian cancer So BRCA is indicated, and this you'll do this means screening that also if for this. anybody has like anybody's first or second degree relative is associated with ovarian cancer, that that person has to get a testing done. So that is also a testing criteria. Yes, these are the testing criteria. So the three broad headings. One, if they come under the general testing criteria, if they are Yeah. diagnosed ovarian or they have a family history who by relation is first or second degree relative who is diagnosed with epithelial ovarian, or if you put this risk model on them and they have a probability of more than 5%, then you have to do BRCA. This is new. Anybody with any first or second degree relative with ovarian cancer has to undergo genetic testing. I didn't know this. Yeah, this is the new guidelines. I've taken it from version 2. Yeah. This is new. So in ovarian, because of that pathway, where even platinum sensitivity and PARP and that screening, because we don't advocate CA 125 and ultrasound for all, it is indicated only for high risk people. So that is also one of the thing. So when you are
selecting these unaffected patients for surveillance, or you can still offer risk reducing surgery for them. And most of them are in that reproductive age group. This has an implication even in genetic testing and counseling. So further on, they have mentioned about it. I'll go through them as well. So for pancreatic cancer, again, if they come under this general testing criteria, yes. And for all patients who are diagnosed with exocrine pancreatic malignancy, and those who have first degree relatives of that is first degree relatives of individuals diagnosed with pancreatic. So one patient comes, he is diagnosed with exocrine, so you will do BRCA testing for him and the first degree relatives of that patient. Even not just exocrine, neuroendocrine pancreatic tumors are also included. Then with prostate cancer. So in prostate, the criteria is 1 under the general tumor criteria 1. Here in prostate, it is only the higher risk, and that it should be metastatic, that is stage 4B or node positive, stage 4A, very high risk or high risk patients based on the initial risk stratification and staging workup. Ashkenazi Jewish lines and family history, that is more than or equal to 1 blood relative with early diagnosed breast cancer, male breast cancer, ovarian, pancreatic, or metastatic node positive or very high risk or high risk prostate. So even if you have one family member with these BRCA associated or BRCA, the cancer types that will denote probably BRCA mutation, then you'll have to do testing in them as well. So same as what we studied for breast, even if the unaffected has more than or equal to 3 blood relatives with prostate cancer, breast cancer on the same side, or family including patients with prostate cancer, you have to consider doing genetic testing. Family history criteria, unaffected or affected but does not meet the above criteria. So in whom there's an unaffected individual or an affected individual who does not meet the above criteria. Individual with first degree relative meeting any of the criteria listed above. So except an affected individual whose relative does not meet criteria only for systemic therapy. That means to say there was one patient diagnosed, for him we did BRCA, probably I think it was metastatic prostate, we did BRCA. But germline we have not done, only for therapeutic implication we did BRCA. Then he has a relative who's his first degree relative to him, but there is no proven BRCA status in that affected patient. Then there is no indication to do BRCA in him if that prostate cancer is probably intermediate risk. There was biochemical recurrence. Then for that reason you did BRCA for target. Then you no need to do BRCA in an unaffected individual. That is what it says. What is actually the definition of close relative? Like, what line should we consider as close relative? First degree relative is only close, I think. Okay. So there is a pedigree chart in the same NCCN where they have individually described who all come in first degree, second degree. But close relative, I have to check on. But I think it is first degree. Yeah, in this I've not taken the screenshot, but it's there. I can, if you open that NCCN, no, it is there. They've even incorporated symbols and who belong to first degree, and mother, father, and siblings, uncle, aunt, and cousins, like that. Second degree, third degree, they have mentioned it. I'll share it. I'll share the screenshot. Okay. So once you've done genetic testing, there's one guideline that I've not added here. That is general. I don't know. I'll share that also. That is the criteria 1. I will just tell it to you. Forget it later. Just a second. So what are the general testing criteria? In general testing criteria, there are 4 points. That is, individuals with any blood relative with known pathological or likely pathological variant of cancer susceptibility gene. 1. Individual meeting the criteria below but are tested negative
but this tested negative is by a simple test which is targeted, like you did a Sanger sequencing of only BRCA. In then, if you find negative, in them you can subject this patient to multi-gene testing panel and repeat that comprehensive genome panel for them. That is the second criteria. Third is a pathological or likely pathological variant identified on the tumor, and you have clinical implications of germline testing. In them also you have to do genetic testing for high penetration genes, and to aid systemic therapy and surgical decision making. So these are the and for personal or family history of breast, ovarian, pancreatic, prostate, or colorectal cancer with specific testing criteria. So they've given boxes. This is the general criteria. So what are the general criteria? You did testing on the tumor specimen. It showed some susceptibility gene mutation. Then you have to do germline testing. One. Two, if you have indications for systemic therapy based on these biomarker, that is second indication. Third is in individual you did a targeted gene mutation analysis. Then it came negative. Then you have to subject the patient for comprehensive genomic panel. Then you have a individual who has a blood relative with proven variant or likely variant susceptibility gene. So in this is a general testing criteria. After that, you'll have to test for depending on whether the affected has following pathological or some gene susceptibility pattern. Then it comes with family history. So these are the three broad divisions that you'll have to consider testing for genetic mutation. Next, now you did cancer, genetic testing. Then depending on the positive reports, then what is the absolute risk anticipated? This is what I've just put in the first slide. So by primary breast cancer of the same and the contralateral breast is given, then the absolute risk for male breast, this is what I was telling, 0.2 to 1.2 in BRCA1. Not that it is negative, but it is almost equivalent to the average risk population. In BRCA2, it is 1.8 to 7% or almost 8% risk of increased male breast cancer. And about ovary, they've given, and pancreas, the absolute risk is less than 5% in BRCA1, 5 to 10% in BRCA2. Then, after you found it, there is these susceptibility genes are mutated. Then what are the screening and surveillance protocol? So in general, education regarding signs and symptoms of cancer, you have to educate them. Then start for breast cancer, what are the screening modalities that you will undertake? Breast awareness starting at the age of 18 years. Clinical breast examination 6 monthly or annually starting at the age of 25. Then breast cancer screening. So for those who have a family history of breast cancer diagnosed less than 30 years, it is definitely by common sense that you'll have to start screening them before that 30 years. Otherwise, for all those who have increased risk of breast cancer, you start at the age of 30 years. So one with a family history of diagnosed breast cancer less than 30 years, you will start at the age of 25 to 29. Then you will do annual breast MRI with or without contrast. If there is no availability of MRI, then mammography can be used. Then at 30 age of 30, you will start and go till 75 years. You will combine both mammogram and breast MRI, and that MRI can be with or without contrast. So more than 75 years, it should be managed according to individual basis. But beyond this, recommendations don't exist. For individuals with BRCA, pathogenic or pathogenic variants, who are treated breast cancer, but they have not had a bilateral mastectomy, then again you will screen them with annual mammo with breast MRI. So you have to discuss the option of risk reducing mastectomy in them. So you will add that component of counseling. Then you will tell them option of reconstruction. What is the risk associated with obliging and denying such options, and addressing the psychosocial and quality of life. This one. So in this is what it is given. So there is definitely benefit. There are studies that have been quoted in the discussion part about how much of overall survival benefit is given if you screen and offer them risk reducing surgery by percentage they've given.
and breast cancer in male. So you will train them for self-breast examination and education starting at the age of 35. Because male breast cancers are associated with BRCA2, they have later onset of malignancy. So you'll start their screening a little later than BRCA1. So clinical breast examination every yearly and starting at the age of 35. Consider annual mammogram, especially for proven BRCA2 um, pathogenic or likely pathogenic, in whom the lifetime risk is about 7%, starting at the age of 50 or 10 years before the earliest known male individual in the family who was diagnosed with breast cancer. Then coming to ovarian cancer. In ovarian cancer, because this is in the reproductive age group, like Mohan discussed, the reproductive consideration in premenopausal women should be considered. So you will refer them to fertility specialist, and they'll have to decide on age-related fertility consideration. So it is in vitro fertilization, egg or embryo cryopreservation, consideration for implantation, genetic testing, gestation, carrier, and adoption. Then in individuals with BRCA1 pathogenic or lyclopathogenic, they may have earlier menopause and oocyte aging. So non-surgical risk reduction can be offered in the form of chemoprevention, OCP, or intrauterine devices with levonorgestrel. Risk reduction option with bilateral salpingo-oophorectomy. So what are the age criteria? This is by NCCN. There are two other criteria, ESMO and NICE. Most of them fall in almost same age category. BRCA1, you recommend risk reduction as salpingo-oophorectomy at 35 to 40 years. For BRCA2, you'll go a little older than that, so 40 to 45 years. If they deny to undergo salpingo-oophorectomy, then you can put them in surveillance also. Before considering RRSO, they all have to have a preoperative planning with CA-125 and pelvic ultrasound. So what are the there are some strategies, like because you're considering oophorectomy in a premenopausal individual, they have implications on bone health, their cardiovascular and neurological. So there are consideration for only salpingectomy with ovarian preservation, and but these are all still in the trial basis. So risk reducing oophorectomy, there are certain protocols, what and all you have to do, the peritoneal lavage, then how do you pathological grossing of the specimen, that is the CFM protocol. In them, if you get stick positive, what you'll have to resort to, all of them are given under these guidelines. So basically, if you get stick positive, even though it is a non-invasive precursor, they're implicated to offer the patient uh, combined with, again, staging, like it should be treated like how you do invasive stage 1 malignancy, same protocol. So you will go ahead doing restaging ovarian laparotomy and confirm that there is no microscopic disease, because there are 10% risk of occult peritoneal metastasis even if the component is just taken non-invasive. Then after doing risk reducing oophorectomy, you will consider giving supplements, you will do their bone mineral density regularly, you will give them some counseling, and you will take care of their other health. As we already discussed, in them there is even option of hormone replacement therapy. Only thing is they should not be the breast cancer treated patients, otherwise you can offer them. So these are some of the options that you could consider in spite of salpingo-oophorectomy. There is role of salpingectomy also. And when do you consider hysterectomies? Here they've said that when you have to patients who undergo hysterectomy at the time of RRSO are the candidates in whom estrogen alone HRT is associated with decreased risk of breast cancer compared. So when you're giving them HRT, you can do hysterectomy. That is one thing. Another thing, you can when there is stick component also, hysterectomies it should be considered. And when you're putting the patient on estrogen therapy later on, then also you have to consider hysterectomy.
So in chemo prevention, you will write about OCPs and estrogen progesterone pills also, and intrauterine device also can be written. So these are the surveillance protocol for pancreas, prostate, melanoma. There is no specific. For prostate, at the age of 40, you start screening for BRCA2 carriers. And for pancreatic, we discussed at the age of 50, you will start screening them. So here it is, the protocol is okay. Those with BRCA1, okay, those with BRCA2, you will start at the age of 50 years or 10 years earlier. In BRCA1, you will begin at the age of 10 or earlier. And those with these patients should also have in a family history in first or second degree relative. There is no recommendation for screening test for outside this gene susceptibility mutation. So what and all we will be writing is, this is about genetic testing and screening. What are the therapeutic implications? So when we are writing, we will be writing about indications for genetic risk testing. Then you will go for screening. Then you will go for risk reducing strategy. It can be surgical or non-surgical. Then in therapeutic, BRCA tests are associated with the platinum sensitivity. Radiation is, they have improved sensitivity for radiation because they have altered DNA repair. So there will be DNA instability in targeted therapy. So you will just make a column and write for breast, it is in adjuvant setting also and in metastatic setting also. In adjuvant, there should be high risk HER2 negative patients in whom PARP inhibitors are indicated. In ovary, you will do BRCA for all of them, and you can write about, just mention about SOLO, PAOLA, PRIMA, Athenomono trials. In prostate, Do in we metastatic, also do HRD testing for all ovarian patients? all. Is HRD and BRCA same? HRD is BRCA plus other genes that lead to genetic instability. So BRCA is not the only pathway. So there are Okay. many more. So do we, for every ovarian patient, we also do HRD testing for all ovarians, right? Correct. So when you want to test, there is something called gene panel and HRD. If you do Okay. gene panel, there'll be like for example, some 15 to 22 genes. There'll Okay. be even other pathway other than the gene panel that can cause HRD. So you will Okay. do the genomic scarring score, that GS score. So that will test for most of the other pathways also. So that is a most reliable way of doing HRD testing. Okay. So for ovary, they say HRD testing. In that, they will give even whether BRCA is mutated or non-mutated, or so Hmm. it finds everything. All epithelial ovary, yes. In prostate, it is for metastatic, high or very high risk, and people with biochemical recurrence. When you want to, add any targeted therapy and all, it is indicated. In pancreas, all exocrine and neuroendocrine malignancy, you will have to include BRCA testing because there is role for targeted therapy in them. So in just when you're mentioning all of them, you can write for sake of writing this trials. So in BRCA mutated breast, if it is in adjuvant, it is Olympia trial. If it is in metastatic, it's Olympia trial. Then you can write for a primary setting ovarian malignancy for maintenance therapy. You can write all this Ola, Ruka, Niraparib. In recurrent setting also, they have role. And you can just, and Olympia trial, there is about 42% reduction, and there is 8% absolute benefit, I think, of adding targeted therapy. Then ethical and psychosocial implication, that these patients are in that reproductive young age, they need some fertility preserving options for them, risk reducing surgery and non-surgical options, and surveillance for them will be starting at an early age, and it will be there for a long time. So these are something that you'll have to add in your answer. So that's all.
Yeah, okay. मैं कर देती हूँ। स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। तो इससे पहले हमने पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स पढ़े थे, एक फटाफट रिवीजन मार देते हैं। ठीक है, तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स जो हैं हमने उनका क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये है सिंड्रोम्स जिनमें सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन जो आती है, इट इज एट अ डिफरेंट साइट फ्रॉम प्राइमरी एज वेल एज द साइट ऑफ मेटास्टेसिस। मोस्ट कॉमनली स्मॉल सेल में आते थे। ये हमने पढ़ लिया। इसके टाइप क्या होते थे, सारे मेडिसिनल ब्रांचेस लिख दो। ठीक है, न्यूरो, एंडो, हिमैट, डर्मैट और रिमैट। ठीक है, हमने इसके मैकेनिज्म पढ़ लिए थे कि अगर वो ह्यूमोरल एलिमेंट्स से प्रोड्यूस करता है तो वो अलग होगा, बट जो सारे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं वो मोस्टली इम्यून मीडिएटेड होते हैं, कि कुछ इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन ऐसे होते हैं जो ट्यूमर सेल्स के एंटीजन से रिजेंबल करते हैं, जिनके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो न्यूरल वाले थे उसमें सीएनएस, पीएनएस और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाले सिम्टम्स होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं जो हम कैरेक्टरिस्टिक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बोलते हैं। एंडोक्राइन में एसआईडीएच, कुशिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, पीएचएस में एनीमिया, पॉलीसाइथीमिया और ल्यूकोसाइटोसिस, डर्मैट में हाइपरपिगमेंटेशन, हाइपरकेरेटोसिस, एन्युलर लीजन, पेम्फिगस, स्वीट सिंड्रोम और इक्थायोसिस। ठीक है, और र्यूमैट में हर मस्कुलर कंपार्टमेंट का एक एक चीज बढ़ा दो, मसल का मायोसाइटिस, ब्लड वेसल का वैस्कुलाइटिस, बोन का ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। न्यूरोलॉजिकल हमने पढ़ लिया था कि एंटीजन एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्शन इसका मैकेनिज्म है, तो अगर आप ट्यूमर हटा भी दोगे तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि नहीं होगा ठीक आपका पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। डेफिनेशन हमने इसकी बता दी थी कि क्लासिक सिंड्रोम जो है, ये हमने 5 वो पढ़े थे कि क्लासिक सिंड्रोम और साथ में कैंसर होना, जो 5 साल ऑफ कैंसर सिंड्रोम के साथ साथ जो क्लासिक सिम्टम्स आते हैं वो, नॉन क्लासिकल सिम्टम जो कीमोथेरेपी देने पे ठीक हो जाए, नॉन क्लासिकल सिम्टम जो ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडीज के साथ प्रेजेंट हो। ठीक है, और एनी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो कि ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडीज के साथ प्रेजेंट हो। और एक और क्राइटेरिया होता है, वो डेफिनेटिव क्राइटेरिया है। ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडीज हमने पढ़ी थी, रो, यू, ये सारी ऑन्कोन्यूरल एंटीबॉडी होती है, यू, रो, टीआर, CV2 और ये सब। ये होना या ना होना डज नॉट कंफर्म और रूल आउट द कैंसर। ठीक है, तो ये है या नहीं है उससे कोई हम डायग्नोसिस नहीं बना लेते। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट इसका ये था कि सिर्फ ट्यूमर हटा देने से काम नहीं बनेगा, आपको स्टेरॉइड देने पड़ेंगे, साइक्लोफॉस्फेमाइड देना पड़ेगा, आईवी एंटीबॉडी देनी पड़ेगी, प्लाज्माफेरेसिस भी करना पड़ सकता है और रिटुक्सीमैब करना पड़ सकता है। ये इम्यूनोसप्रेशन, बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जो आपको सप्रेस करना है, तो आपको इम्यूनोसप्रेशन करना पड़ेगा। उसके अलावा अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी ट्रीट करेंगे, और सिम्टोमेटिक के लिए क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो एंटीन कोलिनेस्टरेज के अगेंस्ट पाइरिडोस्टिग्मीन, ग्वानिडीन और अमीनोपेरिडीन। फिर ये न्यूरो खत्म हुआ, हमने एंडोक्राइन उठाया। एंडोक्राइन में एसआईडीएच, ये हमने पढ़ लिया था, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। इसमें क्या होता था, हाइपोनाट्रीमिया, हाइपोऑस्मोलर, हाइपोटोनिक, पर वॉल्यूम सेम रहेगी। तो इट वाज यू वॉल्यूमिक हाइपोनाट्रीमिया व्हिच वाज हाइपोऑस्मोलर। ठीक है ना। तो
इसमें क्या होता था, हाइपोथैलेमस एडीएच सिक्रीट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, वो V1 का V1A, V1B, V2 3 रिसेप्टर होते थे। जो एक्वापोरिन होता था जो पानी इकट्ठा करता था वो V2 पे होता था। ठीक है, तो यूजुअल इंसान में जब भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती थी तो V1A, B और V2 तीनों एक्टिवेट होते हैं, बट जिस बंदे को ऐसा एडीएच होता है उसका V2 ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो उससे क्या होता है, उसका सोडियम नहीं वापस इकट्ठा होता, वो सिर्फ पानी अब्सॉर्ब करता रहता है बहुत सारा, बिकॉज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ V2 रिसेप्टर्स, एक्वापोरिन्स एक्टिवेट हुए होते हैं उसके। ऐसा एडीएच किस किस में होता है, स्मॉल सेल लंग कैंसर मोस्ट कॉमनली, उसके अलावा ड्रग, पल्मोनरी डिसऑर्डर, CNS डिसऑर्डर्स। इसका ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया था कि डिपेंड करता है कि अक्यूट सीवियर है या क्रॉनिक है तब। ठीक है, तो क्योंकि अक्यूट सीवियर, अक्यूट एसिम्प्टोमेटिक और क्रॉनिक तीनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है। एसेंशियल फीचर्स हमने इसके भी पढ़े थे, जैसे हमने न्यूरल के पढ़े थे क्राइटेरिया, वैसे इसका क्राइटेरिया होता है कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कम होनी चाहिए, प्लाज्मा में सोडियम कम होना चाहिए, यूरिन ऑस्मोलैरिटी बड़ी होनी चाहिए, यूरिन का सोडियम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी 275 से कम हो, यूरिन ऑस्मोलैरिटी 100 से ज्यादा हो, सोडियम भी हमें समझ में आ गया, यूवोलिमिया होना चाहिए वो भी हमें समझ में आ गया। और फिर हमने डिस्कस किया था कि थायराइड और एड्रीनल फंक्शन पेशेंट का नॉर्मल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक थायराइड और एड्रीनल फंक्शन का ही डिसफंक्शन ऐसा है दैट कैन मिमिक द ऑस्मोलैरिटी ऑफ SIADH की हाइपोटोनिक हाइपोनाट्रीमिया विद यूवोलिमिया, एक मतलब 2 more diseases can mimic this kind of thing, that is hypothyroidism and जो एड्रीनल डिसफंक्शन होता है। तो ये दोनों आपको इंश्योर करने पड़ेंगे, ये ठीक है। अगर वो दोनों ठीक है और आपका SIADH का वो बन रहा है, डायग्नोसिस क्राइटेरिया बन रहा है, तो आप उसे SIADH घोषित कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे सोडियम अगर हाइपोनाट्रीमिया पेशेंट के साथ आता है तो जो बाकी DD है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, इन सब में क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई होगी, तो हमारा SIADH नहीं हो सकता। रीनल कॉज होगा तो क्या होगा, थर्ड स्पेसिंग होगी, थर्ड स्पेसिंग होगी तो क्या होगा, हाइपोवोलिमिया होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइपोटोनिक हाइपोनाट्रीमिया पर यूवोलिमिया। वो किस में हो सकता है, या तो SIADH या फिर हाइपोथायराइडिज्म और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये हमेशा रूल आउट करना है। ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया था कि हमने क्लासिफिकेशन की थी उसकी अक्यूट या क्रॉनिक, तो अक्यूट में भी सीवियर अक्यूट, सिम्टोमेटिक, सीवियर अक्यूट सिम्टोमेटिक, सीवियर एसिम्टोमेटिक और नॉन सीवियर। तो सीवियर अक्यूट सिम्टोमेटिक को आप 3% NaCl दे रहे थे, सीवियर एसिम्टोमेटिक को आप वैप्टन दे रहे थे। वैप्टन क्या था, V2 एंटागनिस्ट। ठीक है, और नॉन सीवियर को आप फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर रहे थे, क्योंकि आपको क्या है, बहुत ज्यादा फ्लूइड है उसकी बॉडी में, तो फ्लूइड कम करोगे, यूरिया दोगे। यूरिया बहुत अच्छा ड्रग है, क्यों, क्योंकि ऑस्मोटिक डायलिसिस करता है, बट ये बहुत ही गंदा टेस्ट होता है, तो लोग इसको साथ वो नहीं रख सकते, दे आर नॉट कंप्लायंट। लूप डायरेटिक्स दे सकते हैं, डिमेकोसाइक्लिन या लिथियम दे सकते हैं, बट लिथियम अब नहीं देते क्योंकि वो रीनल ट्यूब्यूल्स को वो करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स डैमेज करता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। 2 ट्रायल्स हैं वैप्टन्स को लेके, सॉल्ट 1 एंड सॉल्ट 2, वो टोलवैप्टान का लेके है, सॉल्ट वाटर जो है वो कोनीवैप्टान को लेके है। ठीक है, अब ये मोटा मोटा हुआ पिछली बार का रिवीजन। अब हम आते हैं कुशिंग सिंड्रोम पे। कुशिंग सिंड्रोम हमने क्या बोला था कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ जाते हैं, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ जाने का 2 रीजन हो सकते हैं। एक एक्सोजीनस, उसने बाहर से स्टेरॉइड ज्यादा ले ली हैं। एंडोजीनस क्या हो सकता है, एंडोजीनस हो सकता है कि जो बॉडी है, बॉडी में कहीं ना कहीं स्टेरॉइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ये स्टेरॉइड कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है, या तो एड्रीनल खुद स्टेरॉइड प्रोड्यूस कर रही है, या फिर वो ACTH पिट्यूटरी के थ्रू स्टिमुलेट होके ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब पिट्यूटरी में कोई ना कोई ट्यूमर है, या फिर ऐसा कोई एक्टोपिक पिट्यूटरी का कोई वो पड़ा है, टिश्यू कहीं और एक्टोपिकली पड़ा है कि जब भी ACTH स्टिमुलेशन होता है तो वो ज्यादा पिट्यूटरी हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंड उसके एक्शन से ज्यादा स्टेरॉइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस पे हम इसको डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन ACTH इंडिपेंडेंट एंड ACTH डिपेंडेंट। तो ACTH इंडिपेंडेंट क्या हुआ, एड्रीनल का ट्यूमर, बेसिकली एड्रीनल के ट्यूमर ज्यादा स्टेरॉइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि आप ACTH दो या ना दो। ठीक है, वो तो अपना स्टेरॉइड प्रोड्यूस करेगा ही। तो ACTH independent will be adrenal tumor which is producing a lot of steroid which is causing Cushing syndrome. What is ACTH independent? What is ACTH dependent? ACTH dependent can be pituitary adenoma. वो pituitary adenoma क्या कर रहा है, वो pituitary adenoma
बार बार एड्रीनल को स्टिमुलेट कर रहा है। तो अगर पिट्यूटरी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होगा बाय पिट्यूटरी एडिनोमा तो वो एड्रीनल को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा। सो ये क्या होगा, ये एसीटीएच डिपेंडेंट होगा। ठीक है, कि अगर आप एसीटीएच कम कर लेते हो तो उससे इसकी सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। एसीटीएच डिपेंडेंट और क्या हो सकता है, एसीटीएच डिपेंडेंट वो भी हो सकता है कि अगर एक एक्टोपिक पिट्यूटरी टिश्यू है, वो एक्टोपिक पिट्यूटरी टिश्यू लेट्स से ब्रेन में नहीं है बट कहीं और है, बट वो भी तो एसीटीएच को रिस्पॉन्ड करता है ना। तो वो दोनों एसीटीएच डिपेंडेंट ही होते हैं, एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स या फिर पिट्यूटरी एडिनोमा इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज डिवाइडेड। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो ये दोनों होते हैं एसीटीएच इंडिपेंडेंट और एसीटीएच डिपेंडेंट। ठीक है, तो इसमें मोस्ट कॉमन क्या हो सकता है, कॉज हमने पिछले वाला भी क्या पढ़ा था, मोस्ट कॉमन कॉज वो स्मॉल सेल, दिस इज ऑल्सो मोस्ट कॉमन स्मॉल सेल। ठीक है, सो this patient is less responsive to chemotherapy and this patient will have a shorter survival. So SIADH comes with a poorer prognosis. Clinical presentation will be that of typical Cushing syndrome, that is libido decrease होता है, weight gain, round faces, facial plethora, menstrual changes, hypertension, ये सब जो भी कुशिंगॉइड फेसेस हो जाता है उसका। ठीक है, डायग्नोसिस हमने बनाया था कैसे, यूरिनरी फ्री कॉर्टिसोल लेवल 3 times the higher limit, लेट नाइट सलाइवरी कॉर्टिसोल लेवल 2 times the higher limit, और लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कर रहे थे। लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट से क्या होता था कि अगर उसका अगर तो आप का पिट्यूटरी जो है बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है, आपका पिट्यूटरी बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रीशन। तो जब आप एक बाहर से एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स देते हैं तो बाहर से एक्सोजेनस स्टेरॉइड जो है पिट्यूटरी को वो करता है, डाउन रेगुलेट करता है। बट ऑन दी अदर हैंड लेट्स से अगर एड्रीनल ट्यूमर सिक्रीट कर रहा है तो वो तो कभी डाउन रेगुलेट नहीं होगा क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर से स्टेरॉइड देने से। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट कि उसको कुशिंग सिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, नाउ फर्दर हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो एसीटीएच डिपेंडेंट है या एसीटीएच इंडिपेंडेंट है। ये हम कैसे पता कर सकते हैं कि अगर एसीटीएच जो है 20 से ज्यादा है, ठीक है, तो ये एक बार ला डायग्राम दोबारा देखो, मेरा डायग्राम घूम गया। एनीवेज, ठीक है, तो अगर उसका एसीटीएच ज्यादा है, ठीक है, तो वो हमें ये एस्टैब्लिश हो गया कि उसको कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट कि वो एसीटीएच डिपेंडेंट है या एसीटीएच इंडिपेंडेंट है। हाउ डू वी एस्टैब्लिश दैट, तो आप उसके सीरम एसीटीएच लेवल्स देखते हो, अगर उसके सीरम एसीटीएच लेवल्स 20 से ज्यादा हैं, ठीक है, ऑब्वियसली उसका एसीटीएच ज्यादा है तो वो स्टेरॉइड ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है एड्रीनल को स्टिमुलेट करके, तो वो ऑब्वियसली एसीटीएच डिपेंडेंट ट्यूमर हुआ। और अगर उसका 5 से कम है तो ऑब्वियसली उसका एसीटीएच कम है और वो एड्रीनल अपने आप ही कुछ ना कुछ बना रहा है, तो वो एसीटीएच इंडिपेंडेंट हुआ। व्हाट अबाउट दिस रेंज ऑफ 5 to 20, ठीक है, इस 5 to 20 रेंज में वो आ सकते हैं जो कि पिट्यूटरी एडिनोमाज हैं खुद। ठीक है, तो उसको हम कैसे स्टिमुलेट करते हैं कि इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि वो पिट्यूटरी एडिनोमा है या फिर एक्टोपिक कोई और टिश्यू प्रोड्यूस करने वाला ट्यूमर है। तो हम क्या करेंगे, हम एमआर ब्रेन कराएंगे। तो अगर एमआर ब्रेन में हमें पिट्यूटरी में कोई फोकस मिल जाता है, ठीक है, सो दैट इज अ पिट्यूटरी ट्यूमर विच इज कॉजिंग स्टिमुलेशन, तो बेसिकली इट विल फॉल इन द एसीटीएच डिपेंडेंट कैटेगरी ओनली। बट अगर हमें एमआर में भी कुछ नहीं मिलता, देन सेकंड है मोर सेंसिटिव, दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड बायलैटरल इंफीरियर पिट्रोजल सैम्पलिंग हम करके देख लेंगे। अगर उसमें भी नहीं आता रेज्ड एसीटीएच लेवल्स, इसका मतलब इट इज एसीटीएच इंडिपेंडेंट। ठीक है, सो ये हमारा गाइडलाइन रहेगा। हम after we have established, after doing a low dose dexamethasone suppression test twice, that it is a Cushing syndrome, तो after establishing that it is Cushing syndrome, हम उसको establish करेंगे कि वो ACTH डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। हाउ, बाय चेकिंग नॉर्मल ACTH लेवल्स। अगर ACTH लेवल्स हाई हैं
तो मोर देन 20 है तो ACTH डिपेंडेंट है, लेस देन 5 है तो इंडिपेंडेंट है। बीच वाले में क्या करोगे, MR करवाओगे, उसमें भी नहीं आता तो बायलैटरल इंफीरियर पेट्रोजल सैम्पलिंग करोगे। तो अगर MR में पिट्यूटरी में ट्यूमर आ जाता है तो इट फॉल्स इनटू ACTH डिपेंडेंट, नहीं आता तो इंफीरियर पेट्रोजल सैम्पलिंग में भी नहीं आता, देन इट कम्स इनटू एक्टोपिक। ठीक है, एम आई मेकिंग एनी सेंस या फिर कंफ्यूज हो रहे हो? ऊपर जो हमने डेक्सामेथासोन टेस्ट दिया था ना, हाँ, तो उससे हमें क्या पता चला? डेक्सामेथासोन जो हमने दिया था उससे हमें ये पता चला कि अगर हम बाहर से डेक्सामेथासोन दे रहे हैं और उसका एक एड्रीनल ट्यूमर है, तो उस एड्रीनल ट्यूमर से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप डेक्सामेथासोन दे भी दोगे तो। ठीक है, तो योर ACTH levels are not going to decrease giving exogenous steroid, but if in case it is if it is a ACTH dependent tumor, तो जब आप exogenous steroid देते हो तब वो कम हो जाता है। फीडबैक मैकेनिज्म अभी इंटैक्ट है। हाँ फीडबैक मैकेनिज्म, हाँ हाँ हाँ, ये डिपेंड करने के लिए कि वो ACTH डिपेंडेंट है या ACTH इंडिपेंडेंट है। यार ये मैंने डेविटा में भी देखा, मुझे नहीं मिला CRH लेवल्स मेजर करने वाला। उन्होंने तो इनफैक्ट ये 5 से 20 वाले लेवल्स भी नहीं दिए थे, उन्होंने 10 लेवल दिया हुआ है कि अगर 10 से ऊपर आ रहा है ACTH तो वो ACTH डिपेंडेंट है, 10 से नीचे आ रहा है तो ACTH इंडिपेंडेंट है। इन्होंने, डॉक्टर गायत्री ने कहीं और से भी नोट्स बनाए होंगे शायद, तो इन्होंने एक्स्ट्रा MR वाला वो दिया हुआ है, MR और बायलैटरल इंफीरियर पेट्रूजल सैम्पलिंग। हाँ, तो ये 5 से 20 वाले लेवल्स जो हैं डॉक्टर गायत्री ने लिखे हुए हैं, डेविटा सेज 10। 1 2 3 4 क्या? अच्छा हाँ, ये 1 2 3 4 है, सॉरी। आगे बढ़ूं? ठीक है, ज्यादा खुश नहीं लग रहे सब इससे। चलो एनीवेज, तो इसमें क्या है, ये वैसा नहीं है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो एंटीजन एंटीबॉडी वाला नहीं है। तो आप ट्यूमर डायरेक्टेड ट्रीटमेंट दोगे तो ट्यूमर डायरेक्टेड ट्रीटमेंट देने से भी स्टेरॉइड लेवल कम हो जाते हैं। ठीक है, तो गिविंग सर्जरी एंड कीमोथेरेपी विल डिक्रीज स्टेरॉइड लेवल्स। ठीक है, उसके अलावा आपको सिंड्रोम कंट्रोल करना है स्क्रीन तो नहीं आप दिख रहा है मुझे। बंद करके दोबारा शेयर करूं? कैरी ऑन। ठीक है, तो अदर देन ट्रीटिंग द पेशेंट, आप जो है सिंड्रोम रिलेटेड क्या कर सकते हो, स्टेरॉइड्स के लेवल कम कर सकते हो बॉडी में। हाउ डू यू डू दैट? बाय गिविंग मीटोटेन, मेटाप्रोपोन, कीटोकोनाजोल या फिर एक्सट्रीम लेवल्स में बायलैटरल एड्रेनलेक्टमी। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोक्राइन में ही एसाइडिस के बाद हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा? या तो इंसुलिनोमा होगा या फिर कोई एक्टोपिक इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होगा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि जो मेटास्टेसिस है उस डिजीज के, उस मेटास्टेसिस ने लिवर या एड्रीनल ग्लैंड को डैमेज कर दिया, दैट कैन ऑल्सो कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तीसरा है नॉन आइलेट सेल इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसीमिया, कि ये आइलेट सेल्स जैसे नहीं है, आइलेट सेल जैसे हैं। ठीक है, बट ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं, तो दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया। सो ये कॉजेज हो सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के, या तो इंसुलिनोमा या एक्टोपिक इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, या इंसुलिन के जैसा नॉन आइलेट सेल प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, या फिर मेटास्टेटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर और एड्रीनल ग्लैंड। सिम्टम क्या होंगे?
न्यूरोग्लाइकोपेनिक और ऑटोनोमिक। न्यूरोग्लाइकोपेनिक क्या होगा, कंफ्यूजन होगा और कॉग्निटिव फंक्शन डिक्लाइन होगा, सीजर्स हो जाएंगे। ऑटोनोमिक क्या होगा, ऑटोनोमिक में स्वेटिंग, डायफोरेसिस, टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स, वही हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स। विपिल ट्रायड इसमें भी करेंगे सेम एज अबव कि उसको जब ब्लड ग्लूकोज लेवल करोगे दैट विल बी लेस देन 45 और आफ्टर ग्लूकोज इंजेक्शन जो है उसका वो इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, एक बार हाइपोग्लाइसीमिया कंफर्म हो गया तो आप क्या करोगे, इन तीनों में से पता करने के लिए कि उसको है क्या, क्यों हो रहा है उसको ये, उसको इंसुलिनोमा है या फिर उसको NICTH है, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके सीरम इंसुलिन लेवल्स करवाएंगे। तो अगर उसके सीरम इंसुलिन लेवल आया बॉडी में ज़्यादा 3, ठीक है, इसका मतलब उसकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा है। ठीक है, तो हम उसके बाद कराएंगे सी पेप्टाइड लेवल। सी पेप्टाइड लेवल क्या होता था, एक प्रोडक्ट जो इंसुलिन बनाता था उससे पहले वाला प्रोडक्ट होता था। तो अगर उसकी बॉडी में इंसुलिन भी ज़्यादा है और उससे पहले वाला प्रोडक्ट भी ज़्यादा है, इसका मतलब उसका खुद का शरीर इंसुलिन ज़्यादा बना रहा है। ठीक है, तो अगर उसकी बॉडी में इंसुलिन भी ज़्यादा है, सी पेप्टाइड लेवल भी ज़्यादा है, इसका मतलब उसको इंसुलिनोमा है। ठीक है, खत्म। बट अगर उसकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा है पर उससे पहले वाला प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, इट इज़ लेस देन 2.2, ठीक है, तो इसका मतलब वो बाहर से इंसुलिन ले रहा है, तो दैट इज एक्सोजेनस इंसुलिन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ ही इज हैविंग विपिल्स ट्रायड पॉजिटिव, ठीक है, एंड हिज सीरम इंसुलिन लेवल्स आर आल्सो लो, that means he is having non-insulin cell producing tumor। ठीक है, और इस पेशेंट का अगर उसको इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, इंसुलिन जैसा कुछ और प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज NICTH, तो उससे इंसुलिन से पहले वाला प्रोडक्ट भी कम होगा, सी पेप्टाइड भी कम होगा। ठीक है, सो इससे हम एस्टैब्लिश कर लेंगे कि उसको इन तीनों में से क्या है, उसको इंसुलिनोमा है या NICTH है या उसको एक्सोजिनस इंसुलिन की वजह से उसका सीरम इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ये भी वही, ट्यूमर आपको ट्रीट करोगे तो इंसुलिनोमा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सर्जरी करोगे और कीमो रेडिएशन करने से NITCH और इंसुलिनोमा दोनों इंप्रूव हो जाते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, हर पैरानियोप्लास्टिक का आपको ट्यूमर रिलेटेड और सिम्टोमेटिक रिलेटेड ट्रीटमेंट लिखना है एक्सेप्ट फॉर जो न्यूरो वाले हैं, क्योंकि न्यूरो वाले में आपको एंटीजन एंटीबॉडी को कम करने के लिए इम्यूनोसप्रेशन लिखना है। ठीक है, सिम्टोमेटिक क्या है, ग्लूकोज खिला दो, IV डेक्स्ट्रोज दे दो या फिर डायजॉक्साइड या थायजाइड डायूरेटिक्स, इसका मुझे रैशनल नहीं पता कि ये कैसे ठीक करते हैं इसको। ठीक है, फिर आता है ट्यूमर इंड्यूस्ड ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ये ऑस्टियोमलेशिया क्या है, हमने पढ़ा हुआ ऑस्टियोमलेशिया क्या होता है, विटामिन डी की कमी। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज इसमें ऐड कर लो कि इसमें फॉस्फेट की भी कमी हो जाती है। ठीक है, ये दोनों क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक है FGF3 जिसको कहते हैं फॉस्फेटोनिन। ठीक है, ये FGF3 जो होता है ना, ये अपने रिसेप्टर से जाके अटैच हो जाता है। इसका रिसेप्टर कहाँ होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी में। जब ये FGF अपने रिसेप्टर से जाके कंबाइन होता है तो ये दो चीजें करता है। पहला, ये किडनी के द्वार खोल देता है कि फॉस्फोरस निकल जाए मेरे अंदर से। दूसरा, ये हाइड्रोक्सिलेज, जब हमने विटामिन डी मेटाबॉलिज्म पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 2 जगह उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, तो उसकी हाइड्रोक्सिलेशन को भी कम कर देता है। तो अगर फॉस्फोरस भी निकल रहा है उसके शरीर से और हाइड्रोक्सिलेशन भी कम हो रहा है तो क्या होगा, वही जो ऑस्टियोमलेशिया में होना चाहिए, विटामिन डी भी कम और फॉस्फोरस भी कम। ठीक है, तो इस पेशेंट में क्या होगा, शरीर में फॉस्फोरस कम होगा, यूरिन में ज्यादा होगा। ठीक है, सो ये जब पहले नीचे देख लो, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे बाय डिक्रीज इन फॉस्फेट, डिक्रीज इन विटामिन D3, नॉर्मल कैल्शियम एंड नॉर्मल PTH, यूरिनरी फॉस्फेट बढ़ा हुआ होगा और इसकी बॉडी में FGF3 23 जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये कौन से वाले ट्यूमर्स में होता है, ये सारे बोनी ट्यूमर्स में होता है। तो ऑस्टियोब्लास्टोमा लाइक ट्यूमर्स, ऑसिफाइंग फाइब्रस लाइक ट्यूमर्स और नॉन ऑसिफाइंग फाइब्रस लाइक ट्यूमर्स। उसके अलावा सबसे कॉमनली होता है PMT MCT में, ये है फॉस्फेट्यूरिक मेसेनकाइमल ट्यूमर मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू टाइप। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो है ऑस्टियोमलेशिया होता है। इसमें भी हमें क्या करना है, ट्यूमर का ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग, फॉस्फेट निकल रहा है ना उसके शरीर से तो उसको फॉस्फेट दे दो। ठीक है, वी विल सप्लीमेंट हर दैट पेशेंट विद फॉस्फेट। ठीक है, और ठीक है, फिर हम आते हैं हिमोलिसिस, जो हमने हिमैट वाले मैनिफेस्टेशंस पढ़े थे, तो हम इसमें दोनों पढ़ेंगे, अनीमिया भी और पॉलीसाइथीमिया भी। अनीमिया
मेल्स में 14 से कम, फीमेल्स में 12 से कम। कॉजेज क्या क्या होते हैं ट्यूमर में एनीमिया होने के? ट्यूमर ब्लीड कर जाए, हीमोलिसिस कर जाए, माइलो डिप्रेशन हो जाए, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन, आयरन डेफिशिएंसी, फोलेट, ये सब कैन कॉज अनीमिया इन ट्यूमर। बट मोस्ट कॉमनली अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज जो है वो क्योंकि हो सकता है इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, इन सब की वजह से, और मैलिग्नेंसीज। ये क्यों हो रहा है? बेसिकली पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम की तरह क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो है इन्फ्लेमेशन होती है, तो इट दैट इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसेस IL-1 and IL-6. So this inflammatory mediators can increase the pathway of JAK-STAT3. Now mind it, if you are reading anemia और polycythemia, दोनों में JAK-STAT pathway ही लिखना है, पर दोनों प्रोड्यूस अलग अलग चीजें करते हैं। तो जब JAK-STAT pathway एक्टिवेट हो जाता है तो दो चीजें होती हैं। पहला, वो हेप्सिडिन की प्रोडक्शन बढ़ा देता है। हेप्सिडिन क्या करता है? हेप्सिडिन शरीर से आयरन की अब्जॉर्प्शन कम कर देगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये बनाएगा फेरोपोर्टिन, ठीक है। ये फेरोपोर्टिन क्या करता है? फेरोपोर्टिन जो है ना, जो फ्री सोडियम जो फ्री आयरन होता है, उस फ्री आयरन को रिजर्व्स में कर देगा, ठीक है, कि तुम ब्लड में मत घूमो। ये इंट्रैप कर देगा आयरन को इनटू मैक्रोफेजेस एंड हिपैटोसाइट्स। तो जो फ्री आयरन था वो या तो हिपैटोसाइट्स में ट्रैप हो जाएगा या मैक्रोफेजेस में ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। सो टू मैकेनिज्म्स, हेप्सिडिन बढ़ जाता है। हेप्सिडिन क्या करता है? आयरन अब्जॉर्प्शन कम कर देता है। और फेरोपोर्टिन क्या करता है? आयरन को ट्रांसपोर्ट कर देता है। फेरोपोर्टिन है ना, तो ट्रांसपोर्ट कर देगा इनसाइड द सेल्स। कौन से सेल्स? मैक्रोफेजेस और हिपैटोसाइट्स। इससे क्या होगा? आपको अनीमिया मिलेगा, बट अनीमिया विल बी नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक। फेरिटिन लेवल्स कैन बी नॉर्मल और हाई, ठीक है। सो इसमें जो है ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? ट्रीटमेंट ट्रांसफ्यूजन, अगर ऑब्वियसली ब्लड कम है तो ट्रांसफ्यूजन करोगे, अगर 8 से कम HB है। एरिथ्रोपोइटिन सिर्फ उन पेशेंट्स में देते हैं जब आप पैलिएटिव कीमोथेरेपी दे रहे हो। क्यों? क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन इटसेल्फ देने से मोर्टेलिटी का चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हेप्सिडिन जो इसमें बढ़ जा रहा था, जिसकी वजह से आयरन अब्जॉर्प्शन कम हो रहा था, तो उसका जो उल्टा होता है एंटी हेप्सिडिन, या फिर यही जो इसका एक और इंटरमीडिएट था IL-1 IL-6, इन सब के एंटीगनिस्ट दो, एंटी हेप्सिडिन, एंटी IL-6 रिसेप्टर्स, इनकी स्टडीज चल रही हैं। वी आर नॉट रियली श्योर अबाउट, ठीक है। फिर एक और होता है प्योरियल सेल एप्लेजिया, ये मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है। इसमें भी नॉर्मोसेटिक अनीमिया होता है, रेटिकुलोपीनिया, एरिथ्रोब्लास्ट 0% हो जाते हैं, हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी एंड थाइमोमा में दिखे जाते हैं, ठीक है। फिर आता है पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। तो अनीमिया में हमने पढ़ा था 12 और 14, मेल्स में 14 से कम, फीमेल्स में 12 से कम। पॉलीसाइथीमिया में क्या है? इसमें मेल्स में 52% से ज़्यादा हिमाटोक्रिट और मेल्स में 48% से ज़्यादा हिमाटोक्रिट इज पॉलीसाइथीमिया। इसके भी दो होते हैं, रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया एंड एब्सोल्यूट पॉलीसाइथीमिया। रिलेटिव पॉलीसाइथीमिया क्या होगा कि बेसिकली ब्लड का वॉल्यूम ही कम हो गया तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड दिखने लग गया। एब्सोल्यूट क्या है कि एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड है। वो क्यों है? वही मैंने आपको बोला था, JAK-STAT याद रखना है। प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन ऑफ JAK2, ठीक है। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया कैन बी बिकॉज ऑफ ट्यूमर्स, इट कैन बी बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट इट कैन बी बिकॉज ऑफ ट्यूमर्स। विच ट्यूमर्स? HCC एंड RCC, मोस्ट कॉमनली HCC, उसके बाद RCC। इट कैन ऑल्सो बी सीन इन फियोक्रोमोसाइटोमा। इसमें क्या करना है? ट्यूमर का इलाज, ठीक है। हर चीज में यही लिखना है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर, ट्रीटमेंट ऑफ सिम्टम्स, एक्सेप्ट फॉर न्यूरो, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर में क्या है? सर्जरी कर दो ट्यूमर की। अगर फिर भी नहीं ठीक हो रहा, सिम्टोमेटिक पेशेंट, उसमें फ्लेबोटमी करो, जो एक्स्ट्रा ब्लड है उसको निकाल दो, ठीक है। ल्यूकोसाइटोसिस क्यों हो रहा है? IL-3 तो पहले क्या बढ़ रहा था? अनीमिया में IL-1 IL-6 बढ़ रहा था, ल्यूकोसाइटोसिस में IL-3 IL-5 बढ़ रहा है। ये क्या करता है? GM-CSF प्रोड्यूसिंग ट्यूमर जो होते हैं उनमें ल्यूकोसाइटोसिस होता है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर वाले। ये भी स्मॉल सेल लंग कैंसर, मतलब मोस्टली सब कुछ स्मॉल सेल लंग कैंसर में देखा जाएगा एक्सेप्ट अ फ्यू। और ये एक वर्स प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर है। अगर किसी को पहले ल्यूकोसाइटोसिस हो गया है, इसका मतलब ही हैज वर्स प्रोग्नोसिस, ठीक है। सिमिलरली फॉर थ्रोम्बोसाइटोसिस, और क्या हमने वर्स प्रोग्नोसिस पढ़ा था? SIADH की, जिसका SIADH डेवलप हुआ एज अ पैरानियोप्लास्टिक, ही हैज अ बैड ट्यूमर। थ्रोम्बोसाइटोसिस में किस में होता है? लिम्फोमा, सार्कोमा, GI, लंग, ब्रेस्ट, ओवरी। इट ऑल्सो हैज अ पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। और किसी को थ्रोम्बोसाइटोसिस हो रहा है तो उसको थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स भी ज्यादा होंगे,
ठीक है। लास्ट आता है डर्मेटोलॉजिकल। तो इसको याद करने का वही है, हर चीज़ बढ़ा लो, पिगमेंटेशन बढ़ा लो, केराटोसिस बढ़ा लो। ठीक है, तो हाइपर पिगमेंटेशन जब होता है इसको कहते हैं अकैंथ, मतलब वो बेसिकली डार्कनेस प्रोड्यूस करते हैं, तो अकैंथोसिस साइन ये किस में देखा जाता है, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा में। ठीक है, फिर हाइपर केराटोसिस ये है बेसिक सिंड्रोम, ये देखा जाता है हेड नेक स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा में। फिर एन्युलर लीजन्स का कैरेक्टरिस्टिक है ग्लूकोगिनोमा में नेक्रोटाइजिंग माइग्रेटरी एरिथेमा। फिर पेम्फिगस, पेम्फिगस हॉजकिन लिम्फोमा, सारे जो लिम्फोमा एंड थाइमोमा में देखा जाता है। क्यों? बिकॉज डेस्मोग्लीन जो स्किन वाला रिसेप्टर है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, तो पेम्फिगस भी हो सकता है। उसके अलावा हाइपरट्राइकोसिस, इक्थियोसिस और एक चीज होती है स्वीट सिंड्रोम। स्वीट सिंड्रोम क्या है? इट इज अक्यूट फेब्राइल न्यूट्रोफिलिक डर्मेटाइटिस, ये भी हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज में होता है। ठीक है, खत्म। सदमे में मत आओ सब प्लीज। मैडम कहाँ गए? मैडम चले गए? अच्छा। दिख रहा है। एक मतलब क्या आता है कैंपेन फॉर फेयर एसोसिएशन? ओके। हाँ। ओके। क्या?
उसका डेफिनेशन है, देखो डेफिनेशन नहीं है बट cancer survivorship is a term that describes the health and well-being of the cancer patient from the point of diagnosis to the rest of the life. It includes physical, emotional, social, mental and financial aspects of cancer. ठीक है, as well, हाँ, as well as the needs of the family members and the caregivers. हाँ, ऐसा मैंने गूगल में देखा है, लिखना है ना एक डेफिनेशन बोल के। हाँ। क्या करें, लेट तो नहीं हुआ हुआ है? हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है मेरे क्या? हाँ हाँ दे रहा है। मेरा है वो पैलेटिव केयर है ना, उसमें कल पढ़ाता हूँ, मुझे लेट हो गया। बड़ा है तो 15 मिनट तो लगेंगे मिनिमम, 15-20 मिनट। चलो चलो, ओके ओके। Okay, good night.